हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप नीट 26 में सीरियसली सिलेक्ट होना चाहते हो और रिविजन करने के लिए रेडी हो। ठीक है, अगर आप 12 से 13 घंटे अभी नहीं पढ़ सकते हो तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने से काम नहीं होगा। इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको 12 से 13 घंटे की डेली स्टडी करनी होगी और इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये बेयर मिनिमम है। अगर आप इतना नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा बार, और नीट के एग्जाम में आपको याद नहीं आएंगी चीजें, आप कंफ्यूज होगे, प्रेशर में आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूँ जिसमें मैं लास्ट 30 डेज का आपको रिविजन प्लान देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक रिविजन प्लान दिया था सब्जेक्ट वाइज, सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। जिन भी बच्चों ने उसे फॉलो नहीं किया था किसी कारण से, वो बच्चे इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उस प्लान को फॉलो कर रहे थे तो आपको चेंज नहीं करना है, कंटिन्यूअसली उसी को फॉलो करो, क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन है और ज्यादा बढ़िया तरीके से वहां पे चीजें बिल्ड करी गई थी। यहाँ पे कम टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया मैंने। ठीक है, तो इसमें तीनों सब्जेक्ट का आपको प्लानर मिल जाएगा, मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। इसको अच्छे समझ लोगे तो आप उसको यूज कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और ये कहाँ मिलेगा प्लानर वो आपको बता दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और फिर इसको आप यूज कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, 400-500 के आसपास आ रहे हैं, उससे नीचे आ रहे हैं, बट वो इस माइंडसेट में फंसे हुए हैं कि मैं अगर ज्यादा टेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं है, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होता है रिविजन और टेस्ट में। आपको रिविजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, बट एक बैलेंस मेंटेन करना है। ये नहीं करना है कि डेली टेस्ट दे रहे हो अगर आपके ज्यादा मार्क्स नहीं। डेली टेस्ट उनके लिए होता है जिनका सब कंप्लीट है, आप उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रिवाइज करें। वो ऑलरेडी 600 प्लस 650 प्लस ऑन एन एवरेज स्कोर कर रहे हैं, वो डेली टेस्ट देते हैं। बट अगर आपको दिख रहा है मेरे मार्क्स 300-400 के आसपास है, 500 के नीचे है, तो मुझे चीजें अभी याद ही नहीं है, मैं रिवाइज करूंगा ताकि मेरे वो चीजें याद हो, फिर मैं टेस्ट में अप्लाई करके देखूंगा कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दोनों का बैलेंस मेंटेन करना है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको रिविजन बता रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम भी बता दूंगा कि कब कब आप टेस्ट दे सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगी आपको चीजें। सबसे पहले अगर आप कल से इस प्लान को स्टार्ट करते हो तो आपके पास 28 डेज रहेगा। 28 डेज में कैसे रिवाइज करना मैं बता दूंगा। अगर आज से आप स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट संडे तक, जो भी आप नेक्स्ट संडे को टेस्ट दोगे, उस तक आप 70-80% चीजें रिवाइज कर चुके होगे। ठीक है, तो इसलिए प्लानर काफी इफेक्टिव है। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बोला था कि इस प्लान को फॉलो करने के लिए आपको 12 से 14 घंटे की एफिशिएंट स्टडी करनी होगी। मतलब आपकी सिटिंग इससे ज्यादा होगी। सिटिंग आप ऑलमोस्ट 16 to 17 आवर्स की लगाओगे, उसमें एफिशिएंट स्टडी का जो टाइम निकल के आएगा वो 12 से 14 आवर्स का आएगा। मैं एग्जैक्ट 13 से 14 आवर्स की स्टडी इस लास्ट मंथ में मैंने किया था, उससे पहले नहीं किया था, बट इस लास्ट मंथ में मैंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिविजन किया था। तो वही मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो नीट 26 से। ठीक है, ये जो प्लानर है आपको टेलीग्राम पे अपलोडेड मिल जाएगा, बट इसको समझ लो पहले ताकि आप उसको अच्छे से यूज कर पाओ। फिर क्योंकि आप फिर डाउट पूछोगे कमेंट्स में तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अच्छा, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा आपको, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और ये प्लानर जो है एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले डेली आपको कैसे टाइम अलॉट करना है अलग अलग सब्जेक्ट को। फिजिक्स में आपको 4 to 4.5 आवर्स का टाइम देना है, केमिस्ट्री में 4 to 4.5 आवर्स, जिसमें इनऑर्गेनिक को आप 1 आवर का टाइम दे सकते हो, ऑर्गेनिक को 1.5 आवर्स, फिजिकल को 1 to 1.5 आवर्स। ठीक है, और इसमें ये देख लेना, ध्यान दे लेना कि अगर मान लो आपकी इनऑर्गेनिक ज्यादा वीक है तो उसमें आप 1.5 आवर्स कर लिया, और अगर आपको लग रहा है मेरा फिजिकल ज्यादा वीक है तो उसमें आपने 1.5 आवर्स कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप 4 to 4.5 आवर्स को अपना डिवाइड कर लेना, जो भी आपका ज्यादा वीक है। और वैसे ही बायो को 4 to 4.5 आवर्स आपको डिवाइड करके देना है। तो ये आपकी 12 से 13 आवर्स के आसपास की स्टडी हो गई। ठीक है, एफिशिएंट स्टडी जब आप पढ़ रहे होगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी में कैसे इस प्लान को फॉलो करना है। देखो, बायोलॉजी में 32 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आपको डिवाइड कर लेना है उसको 20 ऐसे चैप्टर जो कि हाई वेटेज है, आपको हार्ड लगते हैं, आपके वीक है। ठीक है, और 12 ऐसे चैप्टर जो कि आपके इजी है, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, और उसके क्वेश्चन अगर आप बहुत दिन बाद भी बिना पढ़े भी जाओगे एग्जाम देने तो भी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया कि इजी चैप्टर्स अगर मोस्टली बच्चे जो रखेंगे वो ये रहेंगे कि इजी चैप्टर्स उनके ये सारे चैप्टर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा जो बच्चे हुए 20 चैप्टर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके बन जाएंगे 1 2 3 4 5 ग्रुप्स ऑफ चैप्टर। ठीक है, ये वैसे चैप्टर्स है जिसमें आपको टाइम ज्यादा देना है, तो इन चैप्टर को रिवाइज करते समय हम लोग ज्यादा टाइम देंगे और इनको हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही दिन के अंदर 7 से 8 चैप्टर रिवाइज करें। अब प्लानर में कैसे इसको मैंने डाला है देख लेते हैं। डे 1 में आप जो ग्रुप ए था, जिसमें ग्रुप ए में आपको दिख रहा है ये सारे चैप्टर्स हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो सारे चैप्टर्स आते हैं। बी में आपको दिख रहा है फिर ये सारे चैप्टर्स है, सी में ये, डी में ये और ई में ये। ठीक है, तो ऐसे ही करके डे 1 में ए ग्रुप को रिवाइज करेंगे, डे 2 में बी ग्रुप को, डे 3 में सी ग्रुप को, डे 4 में डी ग्रुप को, डे 5 में ई ग्रुप को, और डे 6 में इजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से जितने ज्यादा चैप्टर्स मैं कर सकता हूँ उसको मैं करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को डे 6 में चैप्टर्स को करना ही है तो मैं पहले लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करूंगा। सेल में मुझे लग रहा है कि इन सब में कंपैरेटिवली मेरा ज्यादा वीक है तो मैं सेल को करूंगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट को करूंगा, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लूंगा, बायोटेक एप्लीकेशन वाला कर लूंगा। तो जो मुझे लग रहा है कि ये तो ईजी चैप्टर्स है मुझे आते हैं, बट इसमें भी जो रिलेटिवली मुझे कम आते हैं उनको मैं पहले करूंगा उस दिन। ठीक है, अब जो चैप्टर्स जिस दिन नहीं हो पाए, ऑब्वियसली 12 चैप्टर आप पहले बार में नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप 6 या 7 चैप्टर कर पाए तो जो चैप्टर्स बच जाएंगे यहाँ पे उसको जब डे 13 में वापस इजी चैप्टर का सेक्शन आएगा उस दिन हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, अब डे 7 में मैंने खाली छोड़ दिया है ताकि आपको ये 4 to 4.5 आवर्स का टाइम खाली मिल जाए, उसमें आप अपना टेस्ट डाल सकते हो। अब जैसा कि सबको पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में ऑफलाइन टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास ऑफलाइन मॉक टेस्ट की कोई अच्छी बुक नहीं है तो आप ओसवाल के 10 मॉक टेस्ट के साथ आने वाली ये बुक दे सकते हो, जो कि नीट 26 से सिलेबस के अकॉर्डिंग फुल्ली अपडेटेड है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको नीट 25 का जो पेपर है वो कंप्लीटली सॉल्व मिल जाता है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, एंड साथ ही साथ इसमें आपको OMR शीट्स मिल जाती है जिसको यूज करके आप प्रॉपर ऑफलाइन टेस्ट में जैसे OMR फिल करते हो वो फिल करके एकदम बढ़िया प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रैक्टिस के लिए इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जो कि कंप्लीटली जो नीट 25 का पैटर्न था उस पर बेस्ड है। सारे क्वेश्चंस के आपको डिटेल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं और आंसर की भी कंप्लीटली एक्यूरेट मिल जाती है।
ऑल्सो इसमें आपको बढ़िया निमोनिक्स और माइंड मैप्स मिल जाते हैं जिसको यूज करके आप फास्ट रिवीजन कर पाओगे और मॉक टेस्ट से पहले रेडी होकर बढ़िया अपना मॉक टेस्ट दे पाओगे। साथ ही इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाता है जिसको यूज करके आप ये पता कर पाओगे कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे किसमें ज्यादा टाइम देना है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी दिन टेस्ट देना है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि ये जो चैप्टर आज रिवीजन है ये मेरा स्ट्रॉन्ग है और इसको मैं स्किप कर सकता हूं, तो उस सेक्शन को आप स्किप कर लेना उस दिन। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री आपको लग रही है कि आज वाले चैप्टर्स मेरे को आते हैं, तो उस सेक्शन को, उस सब्जेक्ट को उस दिन स्किप कर दिया, रिवीजन नहीं किया, और वहां से जो आपको 4 to 4.5 आवर्स का टाइम मिलेगा उसमें आप टेस्ट डाल सकते हो और टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, बाकी इस समय आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको बल्कि फुल सिलेबस अपना प्रिपेयर करना है। ये ट्राई करना है कि ज्यादा बार मैं अपने सिलेबस को, अपने वीक पॉइंट्स को रिवाइज कर पाऊं, ताकि जब एंड में जो मेरा नीट एग्जाम है 3rd मई को, उस दिन मेरे को सारी चीजें याद रहें। तो मैं 3rd मई को एज ए फुल सिलेबस टेस्ट मान के तैयारी कर रहा हूं, ना कि मैं अब छोटे छोटे फुल सिलेबस के लिए अलग से प्रिपरेशन करूंगा। ठीक है, मेरा रिवीजन जो मैंने बताया है वो चलेगा ऑलमोस्ट हर 7 डेज में, हर 5 डेज में आपका एक सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा होगा पूरा। ठीक है, तो उसके लिए कैसे बिल्ड करना है वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो वैसे ही आपको डे 7 में खाली जगह मिल जाता है, फिर डे 14 को भी खाली जगह मिल जाता है, तो संडे आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टाइम चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कर लेना जैसा मैंने बताया। ठीक है, तो ऐसे आप देख पा रहे हो कि A B C D E इजी चैप्टर्स, मतलब कि ऑलमोस्ट आपके 6 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है रिवाइज हो रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते जब आप डे 22 में आओगे, तो क्योंकि आपने बहुत बार चीजें कर ली होगी, तो अब आप ए और बी ग्रुप को मिला सकते हो। और ए और बी ग्रुप को जो मिलाओगे तो ये नहीं करना है कि भैया आप कैसे रिवाइज करें ये 8 चैप्टर्स को, तो ये करना है कि इस ग्रुप में जो आपको सबसे हार्ड लगते हैं और इस ग्रुप में जो हार्ड लगते हैं, तो पहले उनको रिवाइज करेंगे, फिर जो टाइम बचेगा उसमें बाकी के चैप्टर्स को ब्रीफली देख के निकल जाएंगे। और हर एक चैप्टर को भी जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो पहली बार तो चलो कंप्लीट किया, बट सेकंड डिवीजन में ये करना है कि जो मेरे वीक पार्ट्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसको पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद टाइम बचेगा तो बाकी चीजों को ब्रीफली देख के निकल जाएंगे। ऐसे आपको टाइम मैनेज करना है और हमेशा रिवीजन को आपको एक्टिव रिकॉल करना है, मतलब कि बुक बंद करके रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, पहली बार चलो देख लिया, उसके बाद सेकंड रिवीजन से हमेशा आपकी बुक बंद होनी चाहिए और ये ट्राई करना है कि सामने आप किसी को समझा रहे हो, उसे कुछ नहीं आता है और आपको बुक बंद करके उसको समझाना है एज ए टीचर। ठीक है, जो चीजें आप नहीं समझा पाओगे, जो चीजें आप स्किप कर दोगे, जो लाइन भूल जाओगे, वही वो लाइन से अगर वो एग्जाम में आए, प्रेशर में आप उसको गलत कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पे याद नहीं आएगा, तो उनको अलग से मार्क कर लेना और अगले रिवीजन में उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो डे 22 में आपने ए और बी को मिला लिया, 23 में आपने सी और डी ग्रुप को मिला लिया, 24 को आपने ई ग्रुप जो इनहेरिटेंस वाला है, हार्ड लग सकता है आपको, तो उसको आपने अलग से रख लिया। डे 25 में आपने इजी के जो भी चैप्टर्स आपको रिवाइज करने होंगे वो आपने रिवाइज कर लिया। इसके बाद आप फिर नीट तक कोई इजी चैप्टर रिवाइज नहीं करोगे। डे 26, डे 27, डे 28 को आप या तो वापस से इनको रिपीट कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग जो आपको वीक सेक्शंस लग रहे हैं उनको यहाँ पे बना के उन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका बायो का जो है प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। 4 से 5 रिवीजन आप अभी से भी कर पाओगे अगर आप इसको भी फॉलो करते हो तो। और ये एकदम किया जा सकता है क्योंकि 4 चैप्टर 4 घंटे में अगर आपको करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जब उसको मल्टीपल रिवीजन कर लोगे तो आप 6-7 चैप्टर भी एक दिन के अंदर कर पाओगे 4 घंटे के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री प्लानर के ऊपर। तो केमिस्ट्री प्लानर में सबसे पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडॉक्स, ये सारे इजी चैप्टर्स हैं। और जो हार्ड चैप्टर्स है आपके सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, उसको मैंने इधर अलग कर दिया। आपको कैसे रिवाइज करना है? फिजिकल में 1.5 आवर्स का टाइम देना है। 1.5 आवर्स में जो हाफ आवर का टाइम है उसको आपको डेली फॉर्मुला रिवीजन के लिए रखना है। मतलब ट्राई करना है कि डेली में फॉर्मुला और नोट्स जो भी मेरा मन कर रहा होगा, पहले मैं फॉर्मुला रिवाइज करूंगा, इसके अलावा नोट्स के अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, थ्योरी है, वो रिवाइज करना है, तो उसके लिए मैं टाइम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा कि किसी दिन फॉर्मुला कर लिया, किसी दिन नोट्स कर लिया। ठीक है, अब हाफ आवर में डेली आपको ट्राई करना है कि 2 चैप्टर आपको रिवाइज कर लेना है। फॉर एग्जांपल पहले दिन मैंने सॉल्यूशन, मोल कंसेप्ट कर लिया, अगले दिन मैंने इलेक्ट्रोकेम और रेडॉक्स कर लिया, फिर 3rd डे पे मैंने इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लिया और 4th डे पे थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स कर लिया। ये तो मेरा हाफ आवर डेली फॉर्मुला रिवीजन पे जाएगा और इस तरीके से हर 4 दिन में आप सारे के सारे सिलेबस को फिजिकल के आप उसका फॉर्मुला रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, फॉर्मुला कर लिया, मान लो फर्स्ट रिवीजन में फॉर्मुला देख लिया, सिर्फ अगले रिवीजन में सिर्फ नोट्स पढ़ लिया। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। तो हर 4 दिन पे आप कर रहे होगे तो काफी टाइम्स आप ऑलमोस्ट 7 टाइम्स अभी से भी अपने फॉर्मुला और नोट्स को गो थ्रू कर लोगे, हाफ आवर भी अगर आप टाइम देते हो तो। इसके अलावा 1 घंटे का टाइम आपको देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको मेनली पीवाईक्यू करना है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है देख लेना, पूरा नीट 25 का पेपर एनालाइज किया था, उसमें बताया था मैंने कि देखो कि सारे जो क्वेश्चन आपको फिजिकल में दिख रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चन 99% क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। सेम कंसेप्ट है, सेम फॉर्मुला है, आपको वहां पे अगर सीखा हुआ है तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नीट 26 में भी मोस्टली चांस है कि जो फिजिकल क्वेश्चन होंगे वो पीवाईक्यू डेराइव्ड ही होंगे, जो पीवाईक्यू में कंसेप्ट यूज हुए हैं, जो फॉर्मुला यूज हुए हैं वहीं से आएंगे। तो आपको पीवाईक्यू को ज्यादा बार करना है और जब टाइम मिले तो फिर जो बाकी के मार्क क्वेश्चन है आपके नोट्स के मॉड्यूल के उसको कर लेना है। तो कैसे प्लानर मैंने इनको डाला है देख लो। डे 1 पे मैंने सॉल्यूशन को रखा हुआ है, पीवाईक्यू, ये चैप्टर्स को आप अपने अकॉर्डिंग स्विच भी कर सकते हो। मान लो जो मैंने ऊपर भी प्लानर दिया अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने के लिए आप एकदम एलिजिबल हो, आप जो करना है कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको एक रफ प्लानर दिया ताकि आप उसमें चीजों को डाल के अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो डे 1 में मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है, उसके पीवाईक्यू सबको कर लेने हैं। डे 2 में इलेक्ट्रोकेम, उसके पीवाईक्यू। डे 3 केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यू। डे 4 थर्मोडायनामिक्स के पीवाईक्यू। डे 5 में इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यू।
डे 6 में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम और रिडॉक्स छोटे चैप्टर्स हैं, इनके पीवाईक्यू कर लेने हैं। डे 7 में आपको मोल कंसेप्ट के पीवाईक्यू कर लेने। जब भी पीवाईक्यू कर रहे हो फर्स्ट टाइम सारे 38 ईयर्स के करोगे, ठीक है, टाइम लगा के करोगे ताकि जो भी गलती होनी है वो हो जाए टाइम प्रेशर में। अगले बार जो आपने गलत किया, जो आपसे नहीं हुआ, जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगा, ये 3 कैटेगरी क्वेश्चंस आपको मार्क कर लेने हैं और अगले टाइम के रिवीजन से आपको सिर्फ इनको अच्छे से लिख के करना है, बाकी को ब्रीफली देख लेना है कि हाँ इसको ऐसे करना था, सॉल्यूशन मैच करोगे, सेम है तो उसको नहीं करोगे सॉल्व। इस तरीके से जो आपका पीवाईक्यू करने का टाइम रहेगा हर बार डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो डे 8 से वापस आप रिपीट करोगे सेम चीज को, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड रिडॉक्स एंड मोल कंसेप्ट, फिर से पीवाईक्यू किया। तो अब नेक्स्ट टाइम आपका टाइम काफी कम हो गया होगा। अगर आपको टाइम बच रहा है तो इसमें अगर आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स सॉल्व करने तो कर सकते हो, अगर कोई मार्क क्वेश्चन आपके नोट्स के उसको कर सकते हो, मॉड्यूल में कोई मार्क क्वेश्चन उसको कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे टाइम दिया है डे 15 ऑनवर्ड्स, जो आप थर्ड डिवीजन कर रहे होगे एनसीईआरटी चैप्टर का, उसमें आप पीवाईक्यू ना लगा के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने का मन है, इंटेक्स क्वेश्चन हो सकता है या मॉड्यूल का कोई मार्क क्वेश्चन आपने रखे हुए हैं, नोट्स में मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। तो थर्ड डिवीजन आपने इसका कर लिया और फोर्थ डिवीजन में आपने वापस से पीवाईक्यू देख ली, ठीक है। अब पीवाईक्यू करने में आपको कम टाइम लग रहा होगा तो आप पीवाईक्यू के साथ साथ जो मार्क क्वेश्चन है पुराने वाले उसको भी देख सकते हो उसमें, ठीक है। बस इसमें मैंने ये किया है कि सॉल्यूशन और मोल कंसेप्ट को साथ में डाल दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्स को फिर से साथ में डाल दिया, केमिकल काइनेटिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को साथ में डाला है, इक्विलिब्रियम बड़ा चैप्टर जिसमें अगर आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करने कर सकते हो, ठीक है, उसके अगर इंटेक्स क्वेश्चन करने कर सकते हो तो उसमें मैंने अलग से आपको टाइम दे दिया ताकि सिंगल चैप्टर अलग से आप कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। थर्मोडायनामिक्स को अलग से करना है डे 26 में पीवाईक्यू। उसके बाद 27 28 में जो भी आपको इन चैप्टर्स में देख के जाने का मन है उनको देख लो, इतना रिवीजन काफी है, आपका फिजिकल हो जाएगा। बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक आपको ट्राई करना है 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका ज्यादा वीक है तो आप 1.5 आवर्स भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर जहां से हटाओगे ऑर्गेनिक अगर आपको आती है तो फिर वहां से कम कर लेना और इनऑर्गेनिक में टाइम डाल देना, ठीक है। कैसे फॉलो करना है, पीडी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आपको याद है नोट्स तो डायरेक्टली आप पीवाईक्यू स्टार्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो पहले दिन आप नोट्स कर लो, ठीक है। सेम केमिकल बॉन्डिंग के लिए याद है तो पीवाईक्यू, अदरवाइज नोट्स कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। उसके बाद डे 4 में पी ब्लॉक जो अपनी ग्रुप केमिस्ट्री वो करनी है, इसमें आपको एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं किया हुआ है तो मेरी हिस्ट्री देख लेना, वहां से एनसीईआरटी हाईलाइट हो जाएगी, पता चल जाएगी किस लाइन से क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। और वहां से जो सिलेबस में आपका है सिर्फ उतना करना है आपको। पी ब्लॉक आधा कर लेना है एनसीईआरटी, मतलब 6 ग्रुप है उसमें से 3 ग्रुप आपने डे 4 को कर लिया, उसके बाद बाकी जो बचे हुए 3 ग्रुप है वो आपने डे 5 में कर लिया। तो ये आपके हो गए एनसीईआरटी रिविजन। इसमें आपको जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, इसमें आपको बार बार एनसीईआरटी ही रिवाइज करना है। एक बार अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है पहले तो आपने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करी होगी, नहीं किया तो एक बार अभी टाइम निकाल के कर लेना और इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी मार्क कर लेना, उसके बाद बार बार एनसीईआरटी ही रिवाइज करनी है, ठीक है। सेम डीएनएफ ब्लॉक को आपने आधा किया डे 6 पे और डे 7 में आपने फिर से आधा डीएनएफ ब्लॉक किया। उसके बाद डे 8 से आपको दिख रहा है कि सेम पेडी क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, इसका मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है, तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो यहाँ से पढ़ लेना। फिर केमिकल बॉन्डिंग की अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी है तो ह्यूरिस्टिक देख सकते हो आप, ठीक है। अगर देखी हुई है तो फिर आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको एनसीईआरटी नहीं करना है, कॉन्फिडेंट हो, तो पीवाईक्यू वापस से देख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर से पीवाईक्यू सॉल्व करो। पी ब्लॉक आधा 11-12 में, डे 13 में अपने डीएनएफ ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी टाइम देके अच्छे से किया था। उसके बाद 14, 15, 16 में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का टाइम दे दिया मैंने, केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है तो मॉड्यूल के क्वेश्चन, नोट्स के क्वेश्चन ये सब कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेना। डे 17 में फिर से आधा पी ब्लॉक, उसके बाद डे 18 में आपने डीएनएफ ब्लॉक किया वापस से और डे 19 में आपने पेडी क्लासिफिकेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद सेम डे 20 में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आपको जो करना है पीवाईक्यू करना है। मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि पीवाईक्यू वापस से करो, पी ब्लॉक में वापस एनसीईआरटी पढ़ो, डीएनएफ में वापस एनसीईआरटी पढ़ो, पीडी क्लासिफिकेशन में वापस से आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम एक बार पीवाईक्यू या जो मार्क क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किए थे, ठीक है, थर्ड डिवीजन में, उसमें आप उसको वापस से खोल के केमिकल बॉन्डिंग में देख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सेम चीज। बाकी पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक को लास्ट एनसीईआरटी पढ़ के अपना नीट एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक को करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 से 1.5 घंटा डेली देना है आपको, ठीक है। प्लानर आपको बताता हूँ कैसे। डे 1 में आपने जीओसी के नोट्स कर लिए, ठीक है। डे 2 में आपने आईयूपैक और आइसोमेरिज्म कर लिया। डे 3 में जीओसी के जो नोट्स पढ़े थे रिकॉल हो गया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, ठीक है। काफी सारे पीवाईक्यू मिलेंगे इसमें, वो कर लो। उसके बाद हाइड्रोकार्बन की आपको एनसीईआरटी करनी है, अगर नहीं करिए खुद से तो ह्यूरिस्टिक कर लो। ह्यूरिस्टिक के थ्रू जैसे रिवाइज करवाया ना, रिएक्शन कॉपी के थ्रू। एनसीईआरटी का मतलब यहाँ पे ये है कि रिएक्शन कॉपी के थ्रू आपको रिएक्शन रिवाइज करने हैं एनसीईआरटी के साथ, और साथ ही साथ एनसीईआरटी की थ्योरी भी रिवाइज करनी है, ठीक है। तो डे 4 में आपने हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी कर ली। डे 5 में आपने हेलोएल्केन, हेलोएरीन की एनसीईआरटी मतलब विद रिएक्शन कॉपी कर ली जैसे ह्यूरिस्टिक में करा है। फिर डे 6 में ये, डे 7 में ये, डे 8 में ये और डे 9 में आपका एक रिविजन कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनिक का, ठीक है। यहाँ पे जीओसी जो मैंने इंक्लूड किया ना, इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडेड है, जो एनसीईआरटी का पार्ट है, तो वो इसी में आपको करना है। तो डे 10 में वापस से मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया जीओसी का। डे 11 में वापस से एनसीईआरटी को रिएक्शन कॉपी के साथ रिवाइज करी। फिर सेम चीज यहाँ पे डे 16 तक वापस से मेरा सेकंड डिवीजन हो गया। डे 17 में मैंने आपको जीओसी के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का टाइम दे दिया है, जो अपने आपके नोट्स में क्वेश्चन हो सकते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो कर लेना, ठीक है। डे 18 में आपको 2 चैप्टर मिला देना साथ में, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हेलोरीन को, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी तक हम एनसीईआरटी करते हुए थे। सेम इस थर्ड डिवीजन के टाइम में आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है सारे चैप्टर्स के। और अगर आपने मार्क नहीं किया था एनसीईआरटी में कि क्या क्या पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है और क्या क्या गलत किया मैंने, तो उनको पीवाईक्यू सॉल्व करते समय मार्क कर लेना अपने एनसीईआरटी में, ठीक है। तो डे 22 के बाद जो है आपको फाइनल एक एनसीईआरटी का रिवीजन वापस से करना है। तो हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हेलोरीन को वापस से रिवाइज कर लिया आपने। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर को आपने एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया डे 24 में। डे 25 में आपने बायोमॉलिक्यूल और एमाइन को एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया, ठीक है। सेम रिएक्शन कॉपी
और सारे जितने AR क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने रिज्यूम बताया वैसे सेम तरीके से। उसके बाद डेट 26, 27, 28 आपके लिए फ्री है। जो भी इनमें से आपको लग रहा है कि मुझे देख लेना चाहिए वापस नीट से पहले, उनको यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, देख के अपने नीट के लिए रेडी हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स के प्लानर के लिए। फिजिक्स के प्लानर के लिए आपको जैसे फिजिकल में किया था, फॉर्मुला के लिए अलग टाइम रखा था और PYQ के लिए अलग टाइम रखा था, वैसे ही आपको करना है। 1 घंटा आपको रखना है फॉर्मुला और नोट्स के रिवीजन के लिए, जिसमें ट्राई करना है डेली 4 से 5 चैप्टर, मतलब हर चैप्टर को 20 मिनट देके फॉर्मुला देख लिया और कभी कभी हमने नोट्स देख लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्मुला रिवाइज करना है। उसके बाद जो बचे हुए 3 से 3.5 घंटे हैं उसमें आपको PYQ या फिर मार्क क्वेश्चन करना है। अलग अलग टाइम ऑफ रिविजन में हम लोग अलग अलग चीजें करेंगे। तो 2 से 3 चैप्टर का टारगेट है, 3 चैप्टर का बेसिकली टारगेट है। 3 घंटे में हम लोग 3 चैप्टर ये PYQ सॉल्व करें। हो सकता है पहले रिवीजन में ना हो, बट सेकंड रिवीजन से आपका ये होने लगेगा, क्योंकि सेकंड रिवीजन से आप सिर्फ मार्क क्वेश्चन करोगे PYQ के भी और बाकी चीजों को ब्रीफली देख के निकल जाओगे। तो प्लानर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें करना है। डे 1 में मैंने ये सारे चैप्टर्स किए, आप चैप्टर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट एंड डायमेंशन ग्रुप ए में आ गया, फर्स्ट डे करना है। डे 2 में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क बाय एनर्जी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये ग्रुप बी हो गया, ये आपको डे 2 पे करना है। डे 3 में इसके क्या करना है, PYQs करने हैं आपको, ठीक है। डे 3 में मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड लॉज ऑफ मोशन, ये हो गया ग्रुप सी, ये आपको थर्ड डे पे करना है। डे 4 में EMI, AC, मोशन इन थिन, ग्रुप डी, फोर्थ डे पे करना है। फिफ्थ डे पे आपको रोटेशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ग्रुप ई हो गया, आपको 5वें दिन पे करना है। डे 6 पे आपको ग्रुप F, दैट इज ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ये आपको करना है, ठीक है। डे 7 पे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर करना है, ठीक है। डे 8 पे आपको ग्रुप H, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स एंड KTG करना है। और डे 9 पे आपके जो बचे हुए चैप्टर्स है, ऑसिलेशन वेव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये आपको करना है ग्रुप आई में, ठीक है। तो ये आपके मैंने ग्रुप्स बांट दिए, अपने अकॉर्डिंग ग्रुप को चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट आप हर 6 डे में जो हाई वेटेज 15 चैप्टर्स है उसको कर रहे होगे, ठीक है, और उसी को आप बार बार रिवाइज भी कर पाओगे। तो डे 10 के बाद आप A B C D E F G H I को वापस रिवाइज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने PYQs किए थे, तो अब सेकंड रिवीजन में अगर आपको PYQ में कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप वापस PYQ कर सकते हो। अदरवाइज PYQ के मार्क क्वेश्चन और जो बाकी के मार्क क्वेश्चन आपके पास हैं नोट्स के या फिर मॉड्यूल्स के, उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी थर्ड डिवीजन में आप वापस से जो PYQ के मार्क क्वेश्चन है और जो आपके नोट्स एंड मॉड्यूल के मार्क क्वेश्चन वो करके आप रेडी हो जाओगे अपने डे 29 में नीट के लिए, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ये सिर्फ PYQ के लिए 3 to 3.5 दे के जो आपको करना है। बाकी जो आप फॉर्मुला रिवाइज करोगे 4 से 5 चैप्टर डेली, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि मैं डेली कौन से 4 से 5 चैप्टर के फॉर्मुलाज देख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप ऑलमोस्ट हर 7 डेज में सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मुलाज देख रहे होगे, तो अभी से भी आप 4 टाइम फॉर्मुलाज और नोट्स देख के जा पाओगे। तो इसलिए ये बेस्ट तरीका है जो मैंने बताया आपको, फॉर्मुलाज, नोट्स एंड PYQ को बार बार रिवाइज करके जाने का। और ये प्लानर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब वेट मत करना कि भैया 1-2 दिन अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो क्या करेंगे, कोई आपको फिर संभालने नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप टाइम वेस्ट मत करो, ये फाइनल प्लानर समझ के मॉडिफाई करना है, जो करना है करो, इसके अकॉर्डिंग रिवाइज करो। टेस्ट कैसे देना है मैंने बता दिया, टेस्ट दो और अपना बेस्ट देके आओ नीट 26, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।